हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इसका आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाला है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन और शुरू करते हैं पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक्स ऑब्जर्वेशन होता है मेरा कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी पॉइंट पर रखा हुआ है और उसके नियर बाई में मतलब उसके पड़ोस में कोई भी चार्ज आता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे यहाँ पे रखा है चार्ज क्यू और इसके सराउंडिंग में अगर एक दूसरा चार्ज हमने रखा क्यू, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा वाला क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो क्यों करेगा कि जो बड़ा वाला चार्ज क्यू रखा हुआ है, दिस कैपिटल क्यू विल मॉडिफाई द स्पेस अराउंड इट। इसके चारों तरफ का जो रीजन है वो कैसा हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा। और इस कैपिटल क्यू चार्ज के चारों तरफ का जो हिस्सा हुआ, चारों तरफ का स्पेस हुआ जिसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्पेस होता है इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल में होता क्या है, तो ये होता है स्पेस अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज होता है उसके चारों तरफ का रीजन जो स्पेस होता है इन विच कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, इन विच इफ एनी अदर चार्ज कम्स विल एक्सपीरियंस फोर्स। दूसरा कोई भी चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मतलब कोई भी चार्ज दिया है उसके चारों तरफ कैसा स्पेस, ऐसा रीजन जिसमें कोई चार्ज अगर इंटर करे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस रीजन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मेजर किया जाता है किसके टर्म में, तो ये मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में मेजर करते हैं। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वैल्यू अगर डिफाइन करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देना है, देन फॉर दैट थिंग वी विल यूज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है जिस किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना है, फॉर लेट से हमें इस पॉइंट पी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, then for that what I'll do is I'll simply put 1 coulomb charge at point P। जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहाँ पे 1 कूलम का चार्ज हम लोग रख देते हैं और उस 1 कूलम के चार्ज के ऊपर में जो भी फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द गिवन पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने की कोशिश करते हो उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं और ई इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ई का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का मीटर होता है। यूनिट के टर्म में अगर हम बात करें तो जो हमारा फोर्स होता है वो न्यूटन और चार्ज हो गया मीटर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है, इसको वेक्टर बोलते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पे कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसका वैल्यू न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज के ऊपर में जो भी फोर्स लगता है उसे कहते हैं गिवन पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का जो वैल्यू होता है ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स का जो वैल्यू होता है ये कितना हो जाता है, ये Q इंटू ई हो जाता है। वी नो दैट दिस फोर्स एंड फील्ड बोथ आर वेक्टर। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, फोर्स एंड फील्ड दोनों का दोनों कैसा दिया है, दोनों का दोनों अपना वेक्टर दिया है। तो हमको दो केस यहाँ पे देखने को मिलता है। पहला है केस नंबर 1, इसमें अगर बात करते हैं चार्ज क्या हो जाए, इफ़ Q इज पॉजिटिव, चार्ज अगर पॉजिटिव दिया है तो फोर्स F इज इक्वल्स टू समथिंग पॉजिटिव इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया कि नहीं हो गया। मतलब फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों इस केस में सेम होता है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा।
अच्छा, इस इक्वेशन को जब देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू mg होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू QE होता है, चार्ज इनटू फील्ड इंटेंसिटी होता है। लेकिन चार्ज क्योंकि दो किस्म का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर मेरे पास जो चार्ज दिया है वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर में फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। और वहीं पे बात कर ले कि चार्ज कैसा हो जाए, चार्ज मेरा नेगेटिव अगर हो जाए तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर में जो फोर्स लगता है, ये फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर में फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो इस केस में जो फोर्स होता है इसका डायरेक्शन और जो फील्ड होता है इसका डायरेक्शन, दोनों क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर चार्ज मेरा नेगेटिव दिया है, चार्ज कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है, इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेम डायरेक्शन में लगता हुआ नहीं होता है। ये सिर्फ पॉसिबल कब है, जब चार्ज मेरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव के केस में दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, फोर्स एंड फील्ड, और फोर्स का वैल्यू कितना होता है, QE होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 टू द पावर -7 kg। मास कितना है, 10 टू द पावर -7 kg। और वहीं पे अगर चार्ज की बात करते हैं तो वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर देखते हैं यहाँ पे कोई फील्ड हम ऐसा अप्लाई कर दिए, तो ये बोला है कि कहाँ रहना है, सपोर्ट कर देना है, इसके वेट को सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करने का मतलब क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लग जाता है QE और नीचे की तरफ फोर्स क्या लग जाता है, mg लगता है। ऊपर की तरफ QE फोर्स लगता है, नीचे की तरफ mg लगता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कि ये सपोर्ट करे, पानी का जो बूंद है नीचे नहीं गिरे, ये तभी संभव है जब QE का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। और हमें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई चार्ज कितना हो जाएगा, Q। मास कितना है, तो मास 10 टू द पावर -7 kg है और g का वैल्यू 10 लेते हैं, और ये वैल्यू 1.6 होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हैविंग चार्ज कितना दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर दिया है, तो वैल्यू हो जाएगा 1/1.6। और 10 की पावर कितना होगा, 19 और 10 20 हो गया, 20 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 19 से 20 में से 7 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12, और यूनिट लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कितना होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। तो इतना अगर हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं, तो मेरा जो चार्ज दिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, हवा में सपोर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो चार्ज नीचे की तरफ गिर जाएगा। चलिए एक सवाल बनाया छोटा सा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज कर लेते हैं कि इस जगह पे हमने कोई चार्ज रखा है जिसका वैल्यू है, कितना दिया है, Q चार्ज दिया है, और फॉर दिस चार्ज वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट P, और जिसका यहाँ चार्ज Q से जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है, R दिया हुआ है। तो इन दैट केस हमको क्या करना है, इस जगह पे यूनिट चार्ज रख देना है, मतलब 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रख देना है। द वैल्यू ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट शुड बी हाउ मच, तो ये होना चाहिए 1 कूलम यूनिट चार्ज होना चाहिए। तो इस यूनिट चार्ज के ऊपर में जो फोर्स लगाएंगे ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा K हो जाएगा, Q हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R²। सो दिस फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब ये यूनिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू हो जाता है अपना KQ/R² हो जाता है। और कैसे निकाला हमने, यूनिट चार्ज का वैल्यू वहाँ पे रख दिया, और उस यूनिट चार्ज के ऊपर में जो भी फोर्स लगा ये हो जाता है हमारा उस 1 कूलम के ऊपर में लगने वाला फोर्स, और वही इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन का कंसर्न तब आता है कि जो सोर्स चार्ज दिया हुआ है, ये सोर्स चार्ज का साइन कैसा है। ये सोर्स चार्ज दो तरह का हो सकता है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और सोर्स चार्ज नेगेटिव हो सकता है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। पॉजिटिव चार्ज अगर दिया है तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और वहीं पे चार्ज अगर कैसा दिया है, नेगेटिव दिया है, तो फील्ड लाइंस जो होता है मेरा वो कैसा हो जाता है, तो फील्ड लाइंस हो जाता है टूवर्ड्स द चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव के केस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव केस में होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव के लिए होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, इस बात को एकदम अच्छे से याद कर लेना है।
वहीं पे नेगेटिव के केस में क्या याद रखना है, तो नेगेटिव के केस में रखना है टुवर्ड्स द चार्ज, जिधर की तरफ चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है। और अगर चार्ज मेरा कैसा दिया है पॉजिटिव, तो जहाँ चार्ज रखा है वहाँ से अवे होता है, दूर की तरफ होता है। और नेगेटिव चार्ज के केस में टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/r² होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देन यू मस्ट रिमेंबर दिस स्मॉल फॉर्मूला, और इसका यूज़ करके हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस ये फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर मोर देन 1 चार्ज दिया हुआ है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फील्ड कितना हो जाता है। तो अगर मोर देन 1 चार्ज दिया हुआ है तो किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड निकालना है तो उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम लोग फोर्स वाले केस में किया करते थे, कि जितना भी हमारे पास दिया है चार्ज सबकी वजह से फील्ड निकालते हैं और क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब नेट फील्ड क्या होता है, वेक्टर सम हो जाता है। जो नेट फील्ड हमको निकालना है, नेट फील्ड कैसे निकलेगा, तो नेट फील्ड हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब एक से ज़्यादा चार्ज है तो सारे के सारे चार्ज वहाँ पे जो भी प्रोड्यूस करेंगे, एक से ज़्यादा अगर चार्ज दिया है तो सारे चार्जेस जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस जगह पे फील्ड, तो क्या करना है आपको, सारे की वजह से फील्ड निकालना है और उसको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो भी फील्ड आता है वही क्या हो जाता है, दैट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट। गॉट इट? ओके। तो नेट फील्ड निकालने के लिए सबका फील्ड निकाल के हमको जोड़ना है, तो पूरा का पूरा जो नेट वैल्यू हो जाएगा ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे और सीखते हैं कि कैसे इस इक्वेशन का यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। 2 point charges of 5 microcoulomb and 20 microcoulomb are separated by a distance of 2 मीटर। ओके ग्रेट, 2 चार्ज हमारे पास दिया हुआ है और दोनों चार्ज को क्या कर दिया गया, एक दूसरे से सेपरेट करके रखा हुआ है। तो हम भी क्या करते हैं, फटाफट 2 चार्ज बना लेते हैं। एक हो गया 5 माइक्रोकुलम और दूसरा हो गया 20 माइक्रोकुलम। एंड दीज 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इसको सेपरेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो चार्ज है इसकी वजह से किस पॉइंट पे नेट फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दैम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। देखो मेरे को मालूम नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया कि पॉइंट P पे नेट फील्ड कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर इसका 5 माइक्रोकुलम से डिस्टेंस x दिया हुआ है तो 20 माइक्रोकुलम से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 - x हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फाइंड करना x और बोला जा रहा है कि नेट फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 दिया हुआ है। तो देखो तब भी पॉसिबल है कि नेट फील्ड 0 तब होगा जब ये 5 माइक्रोकुलम जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड अवे हो गया, कितना हो गया, मान लिया E1। और वहाँ पे 20 माइक्रोकुलम है, इसका भी फील्ड कैसा हो जाएगा, अवे, और इसका वैल्यू मान लीजिए कितना दिया है, E2 दिया है। सो नेट फोर्स इज 0, नेट फील्ड इज 0, इसका मतलब फील्ड ड्यू टू 5 इज इक्वल्स टू फील्ड ड्यू टू 20 हो जाएगा। E1 इक्वल्स टू E2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, K हो गया। चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकुलम है और डिस्टेंस x है तो कितना होगा, x² हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू K। और ये जो चार्ज दिया है कितना है, 20 दिया है और डिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है, तो वैल्यू 2 - x दिया और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। K × 5/x² हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू K × 20/2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। x कैंसिल, 5 से 20 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 होता है, इसको 2 लिखेंगे और नीचे कितना होगा, 2 - x हो जाएगा, इसका पूरा स्क्वायर लिखेंगे। अब क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत ही आसानी से इसके बेस को भी इक्वेट कर सकते हैं। और जब बेस को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हियर वी विल हैव 2 - x इज इक्वल्स टू 2x। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 2x। तो इसको ऐड कर देंगे तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर हो जाएगा। तो फ्रॉम चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलम जो डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पे नेट फील्ड का वैल्यू 0 हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है वैल्यू मेरा 2/3 मीटर, ये वैल्यू हो जा रहा है। ओके, कैसे निकाला, नेट फील्ड 0 करना था तो E1 का मतलब पहले का स्ट्रेंथ और दूसरे का जो स्ट्रेंथ था इसको हमने इक्वेट कर दिया एंड फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ x जहाँ पे नेट फील्ड का वैल्यू मेरा 0 हो जा रहा था। ओके चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 कूलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज 0। यहाँ पे जो दोनों चार्ज दिया है इसका नेचर कैसा है, तो नेचर यहाँ पे ऑपोजिट हो जा रहा है। एक चार्ज अपन कितना दिया है, तो ये दिया है 16 माइक्रोकूलम दिया है, वहीं पे दूसरा वाला चार्ज दिया है -9 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बीच में जीरो फील्ड नहीं हो सकता है क्योंकि निगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड्स होता है और पॉजिटिव का अवे होता है, और दो फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ये कभी भी जीरो फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे जो जीरो फील्ड प्रोड्यूस होगा ये बाहर में कहीं इस पॉइंट पे होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो अवे हो जाएगा और निगेटिव की वजह से टुवर्ड्स हो जाएगा, और ये जो फील्ड का वैल्यू हो जाएगा E1 और ये वैल्यू हो जाएगा E2, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जब दो फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है मेरे को मालूम नहीं है, तो यहाँ से डिस्टेंस x ले लेंगे, तो 0 होने के लिए क्या कर देना पड़ेगा, तो 0 होने के लिए E1 का वैल्यू कितना कर देना पड़ेगा, E2 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा k हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 कूलम हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है x है तो x से स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में k हो जाएगा, और ये चार्ज 16 है और डिस्टेंस के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू 8 + 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक k हो गया जो 9 कूलम का चार्ज है तो लिखेंगे 9 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस x है तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर, बराबर k हो जाएगा इनटू चार्ज कितना दिया 16 है और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 + 6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, और 9 है तो इसको लिखेंगे 3 कितना हो जाएगा x साइज का स्क्वायर लिखेंगे, और 16 को लिखेंगे 4 कितना हो जाएगा 8 + 6 हो जाएगा और इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। E1 इज टू क्या करना है, E2 करना है, तो k हो गया 9 हो गया बाई कितना हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया k हो गया 16 हो गया डिवाइडेड बाई 8 + 6 का होल स्क्वायर। तो 3/x का स्क्वायर इज टू 4/8 + 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों का पावर सेम दिया है तो क्या लिखोगे, 3/x इज टू 4 कितना हो जाएगा नीचे में 8 + 6, तो मल्टीप्लाई करोगे 8 3 = 24, प्लस में कितना हो जाएगा 3x, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है और ये 24 पे जाके 0 हो रहा है। क्या किया हमने, सिंपली E1 = E2 किया, एक किया 16, तो ये कितना होगा 16/8 + 6 डिस्टेंस हो जाएगा, दूसरा 9 है तो 9/x, 9 को 3/x का होल स्क्वायर लिखेंगे और 16 को 4/8 + 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। सो बेस की इक्वेट किया 3/x 4/8 + 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 3 = 24 + 3x = 4x, सो 4 - 3 1, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन को बना के आप बात समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 0 उस पॉइंट पे होता है जहां पे दो फील्ड का वैल्यू इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दोनों का सम मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार्ज प्लस Q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर, देन फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी। देखो ट्रायंगल के सेंट्रोइड में कितना फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बताना है, तो बताओ ये जो दिया है पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से हर एक वर्टेक्स का, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और वो वैल्यू कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, सबके लिए बराबर होगा। और क्योंकि तीनों जगह से पॉजिटिव चार्ज दिया है तो क्या बताओ ऊपर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा kq/r²। वैसे ही पॉइंट B पे जो होगा इसका फील्ड किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा kq/r²। और जो C पे रखा हुआ है इसका भी फील्ड किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका B वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी हो जाएगा kq डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन का फील्ड हमको मिल जा रहा है। अब इस तीनों को जब जोड़ते हैं आप तो नेट फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो नेट फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सबका सम हो जाएगा, और सबको जब आप जोड़ दोगे तो नेट फील्ड का वैल्यू क्या आएगा 0। इसके पीछे रीजन है क्यों 0 आएगा, ये तीन इक्वल वेक्टर है और तीनों डायरेक्शन से जो एंगल होता है ना यहाँ पे बराबर होता है, ये भी 120 होता है, ये भी 120 होता है, और ये भी कितना होता है 120 होता है। तो इस केस में देखते हैं कि इसका कंपोनेंट जो होता है ना, ये इधर वाला कंपोनेंट होता है, नीचे वाले को कैंसिल कर देता है, और यहाँ जो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है ये भी कैंसिल कर देता है। या इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, तो ऐसा होगा ये फोर्स F1 होता है, ये फोर्स F2 होता है, और ये फोर्स कैसा हो जाता है F3 होता है। तो इस तीनों को पकड़ के अरेंज कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे जो नेट फील्ड का वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, तो नेट फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। ये तीनों का तीनों जो दिया है साइड, इस तीनों को रख के बनाएंगे तो क्लोज लूप बन जाता है, और ये जो नेट वैल्यू आ जाता है वो कितना आ जाता है F1 + F2 + F3 इज द नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0। सो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ड्यू टू द चार्जेस ऑन इट्स वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
ये बोला कि चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and charge q is released from rest in an electric field of constant magnitude E, then kinetic energy of the particle after time t। सबसे पहले बात समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रिलीज करने से क्या हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसा बॉडी है, इसको हमने आप रिलीज कर दिया है, तो इसकी वजह से इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब जब फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स बाई मास होता है, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई एम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो किसी भी टाइम टी पे बात करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया, तो टाइम टी पे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वी इज इक्वल्स टू कितना होता है, यू प्लस 18 होता है। यू का वैल्यू 0 हो गया और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, क्यू बाई एम हो जाएगा, इंटू टाइम कितना हो जाएगा टी, ये क्या निकल गया, वेलोसिटी ने निकल गया। तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यू का पुट करेंगे हाफ एम और वी का वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, क्यू बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर होगा। तो वैल्यू जब सिंप्लीफाई करोगे कितना होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अरे नीचे में एम स्क्वायर होगा, एम से एम को उड़ा दोगे, कट गया। और जब इसको उड़ा देंगे, जब इसको काट देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, तो अब देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा मैच कर रहा है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर पार्टिकल एट एनी टाइम टी। जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक्सेलरेट कराते हो फॉर टाइम टी, तो इतना काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। सिंपल सा एक पॉइंट इसमें सीखा आपने कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है क्यू ई बाई एम, क्योंकि क्यू ई क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। जितने साइड दिए हैं सब कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिसेस ए ड्यू टू द चार्ज एट बी एंड सी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे होता है, और निगेटिव का टूवर्ड्स होता है। क्योंकि चार्ज दिया है मेरा कैसा है, सब का सब, दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव दिया है, दोनों का दोनों चार्ज कैसा दिया है, पॉजिटिव दिया है। और जो ट्रायंगल दिया है वो कैसा दिया है, ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल दिया है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना हो जाता है 60। तीनों का तीनों एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया है। तो रिजल्टेंट फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना बात, क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट फील्ड हमें निकालना है। तो इंडिविजुअल का निकालेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ना होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक हो गया के क्यू बाई ए स्क्वायर, किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी हो जाएगा। और इधर में बात करेंगे तो के क्यू बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी हो जाएगा। अब बताओ, नीचे में 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल भी अपना 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, दो फैक्टर दिया है इक्वल, दोनों का वैल्यू कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे एंगल होता है। तो 60 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालेंगे ई का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर है थीटा एंगल पे, तो रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये कर दिया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो रूट में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर हो गया 3x स्क्वायर, रूट 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचा x, और x का वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है, के क्यू बाई कितना हो जाता है, ए स्क्वायर, इट्स नॉट क्यू स्क्वायर, इट्स के क्यू। तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट वैल्यू जो हो जाएगा हमारा पॉइंट ए पे, ये हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ये होता है, यहाँ पे वर्टिसेस पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका वैल्यू होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू हैव मोर देन वन चार्जेस। एग्जैक्टली हमने वैसे ही किया जैसा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए करता था। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल चाहते हैं तो पीछे फोर्स वाले वीडियोस को देखेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिकल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस A, B एंड C। मतलब वर्टिसेस A पे भी चार्ज Q है, वर्टिसेस B पे भी चार्ज Q है और वर्टिसेस C पे भी चार्ज Q दिया है।
फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। अगेन वही रिजल्टेंट का काम करना है। जो पॉइंट सी पे रखा हुआ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा KQ/A²। जो ए पे रखा हुआ चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ ना हो जाएगा, ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, KQ/A² हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो चार्ज मेरा रखा हुआ है कहाँ पे, जो चार्ज अपना रखा हुआ है यहाँ पॉइंट बी पे रखा हुआ है, इसकी वजह से जो फील्ड हो जाएगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये साइड लेंथ ए दिया है और ये साइड लेंथ ए दिया है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √(a² + a²। तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका डायगोनल का √2a। तो ये जो फील्ड का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। मतलब सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, KQ और √2 का 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। So the value of electric field at this point D due to the charge at B is KQ/2a²। ये हो गया KQ/a², KQ/a² एंड KQ/2a²। अब हमें इस सबका रिजल्टेंट निकालना है। होता ये है कि ये दो 90 डिग्री पे दिया है, ये कितना पे दिया है, 90 पे, दोनों आपस में। इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स KQ/a² हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री पे जो वेक्टर होता है उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, √(a² + b², दोनों का सम कर देते हैं। क्योंकि दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स KQ/a² हो जाएगा ना। तो ये जो दिया है फोर्स आपका फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पे और ये दिया है ड्यू टू ए एंड ड्यू टू सी, ये दोनों 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट निकाला, तो √2 KQ/a² हो गया। और उसका डायरेक्शन और जो चार्ज एट सी पे है इसका डायरेक्शन, ये दोनों कैसा है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर दे रहा है। तो यहाँ पे नेट फील्ड का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली इस दोनों की वजह से जो फील्ड हो रहा है इसका सम हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स KQ/a² और प्लस में कितना हो जाता है, प्लस में दिया है KQ डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2a² दिया है। इस एक्सप्रेशन से हम अगर KQ/a² को बाहर कर देते हैं तो यहाँ बचेगा √2 और प्लस में बचेगा कितना, 1/2 बचेगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दो फोर्स जो 90 डिग्री पे उसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स KQ/a² हो गया और जो पॉइंट बी पे रखा है उसका कितना हो गया, KQ/2a²। तो यहाँ पे सम करेंगे तो √2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट A, B एंड C। तो ये पॉइंट हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल पे किया था सेंट्रोइड निकालने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग सिमेट्री कहते हैं। तो अगर चार्ज आपका सिमेट्रिकली रखा हुआ है, जैसे ये जो ट्रायंगल हुआ इसमें ये चार्ज और ये चार्ज और ये चार्ज, सबके लिए अगर सेंटर पे खड़ा आदमी तो उसको बराबर दिखेगा, सब एक जैसा दिखेगा, तो सिमेट्रिक है ना। ये स्क्वायर दिया है, इसके ए वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स सब पे चार्ज रखेंगे तो जो सेंटर पे खड़ा आदमी होगा उस आदमी को सारे के सारे चार्जेस आइडेंटिकल दिखाई देंगे, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पेंटागन दिया है तो ये जो पॉइंट हुआ सारे वर्टेक्स पे चार्ज रखा है, सब सिमेट्रिक हो जाएगा ना। वैसे ही क्या हो जाता है, हेक्सागन अगर बनाते हैं आप तो इस हेक्सागन के सेंटर पे भी अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से जितने चार्जेस होंगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज, दे ऑल आर सिमेट्रिक। तो ये जो पॉइंट P दिया है यहाँ पे, इसके रेफरेंस में सारे के सारे चार्जेस कैसा है, सिमेट्रिक है। तो रूल कहता है कि ऐसा सिमेट्रिक चार्ज दिया हुआ है तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ना सेंटर पे, वो 0 हो जाता है। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पे हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। लेकिन एक कब रूल ट्रू है, जब ये सारे के सारे चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तब उस केस में ये रूल एप्लीकेबल होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका 0 हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जिसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए और आंसर कोट कर सकते हो। तो जब चार्ज सिमेट्रिकली रखा हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड, स्क्वायर के केस में उसका सेंटर, पेंटागन के केस में उसका सेंटर, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। अब एक और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जो बहुत ही अच्छा सा सवाल इसमें पूछा जाता है। सिंपल पेंडुलम हम सब जानते हैं कि क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के केस में ये होता है, सपोर्ट होता है यहाँ पे और एक बॉब इस जगह से अटैच्ड होता है। और इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2π होता है, अंडर रूट कितना होता है, L/G होता है। इस फॉर्मूले से आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, इसमें हो गया चार्ज। ये जो सिंपल पेंडुलम हो गया, इसके ऊपर में क्या हो गया, इसके ऊपर में हो गया थोड़ा सा चार्ज मिल गया इसको। तो जब इसमें चार्ज मिल जाता है ना, इस पेंडुलम के पास चार्ज आ गया Q और मास आ गया M, और इसको
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो इस केस में टाइम पीरियड टी का जो वैल्यू होता है ना, वो कितना हो जाता है 2π√L/g इफेक्टिव, 2π√L/g इफेक्टिव। और सारा का सारा खेल इस जी इफेक्टिव का होता है। जी इफेक्टिव का खेल क्या है, जैसे ये मास m हो तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है फोर्स mg, चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा, qv ना लग जाएगा। तो बताओ नीचे की तरफ नेट कितना लगा फोर्स, पहले सिर्फ mg लग रहा था और ऊपर लगने लगा फोर्स qv, mg में से qv को घटा देंगे तो ही ना नेट नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा। यही होता है इफेक्टिव वेट इसका। और यहाँ से इफेक्टिव g निकालने के लिए इस इफेक्टिव वेट को मास से डिवाइड कर देते हैं, और मास से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, mg माइनस qv बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू कितना होगा, g माइनस qv बाई m हो गया कि नहीं हो गया। इस केस में टाइम पीरियड t निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√L बाई, और g की जगह पे क्या पुट करेंगे तो g माइनस qv बाई कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। t का वैल्यू हो जाएगा 2π√L बाई g माइनस qv बाई m हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हमने लगाया है तो इसकी वजह से g इफेक्टिव दिया है तो इसका वैल्यू लेस देन g हो गया। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है घट रहा है, अरे डिनोमिनेटर घट गया ना, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। तो पहला केस है यहाँ पे जिसमें कुछ भी नहीं अप्लाई किया हमने, कोई फील्ड विल का चक्कर नहीं है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होता है 2π√L/g। लेकिन अगर इसी बॉब के पास अगर कुछ चार्ज है और हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि इसका जी इफेक्टिव का वैल्यू चेंज कर जाता है। और जब अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पॉजिटिव है तो जी इफेक्टिव का वैल्यू रादर डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने से टाइम पीरियड इसका इंक्रीज कर जाता है। ये छोटा सा पॉइंट रहा। अगर इसी केस में हम क्या कर दिया, इसी केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग जाता, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी बॉब पे चार्ज क्यू है और मास m है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग जाता, नीचे की तरफ लग जाता। तो नीचे की तरफ लगता तो इस केस में जी इफेक्टिव तो बढ़ जाता ना, पहले सिर्फ नीचे लग रहा था mg और अब नीचे की तरफ ही फोर्स लगने लगा कितना, qv। इस केस में इफेक्टिव वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, qv फोर्स नीचे में है और साथ ही साथ क्या जुड़ जाएगा, तो साथ ही साथ mg जुड़ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्टिव वेट अगर लिखना पड़े तो वेट का इफेक्टिव वेट डिवाइडेड बाई मास ना हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज qv हो जाएगा प्लस mg डिवाइडेड बाई मास m होगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो गया qv बाई m हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, g हो जाएगा ना, qv बाई m हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, g। तो टाइम पीरियड का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√L/g इफेक्टिव होता है, और g इफेक्टिव हो गया qv बाई m हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो अब देख सकते हो कि डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो मेरा g इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो इंक्रीज करने से जो टाइम पीरियड होता है ये क्या कर जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है तो टाइम पीरियड डिक्रीज ना करेगा। तो सिंपल पेंडुलम का नॉर्मल सा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/L/g। अगर उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है उसके बॉब पे और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लग रहा है, तो टाइम पीरियड क्या करता है, तो टाइम पीरियड का वैल्यू इसका इंक्रीज हो जाता है बिकॉज डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है। और यहाँ पे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर देते हो तो इस केस में जी इफेक्टिव का वैल्यू इसका बढ़ जाता है और टाइम पीरियड का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, मतलब पेंडुलम आपका स्लो हो जाता है। तो अब देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन से किस तरीके से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी चेंज करता है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है, दिमाग में रखना है। तो ये मेरा पॉइंट था रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सी बेसिक बातें थी जिसको हम लोगों ने करी है आज, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें हम लोग डेरिवेशन करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। तो अभी के लिए इतना ही। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू लाइक दिस कंटेंट्स, इफ यू फील दैट इट इज़ यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयरिंग विथ योर friends. Thank you. Bye bye.